afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, today's my Good afternoon, ma'am. Today your first class? गुड yes, आफ्टरनून। yes, जिस दिन से हम लास्ट टाइम नहीं मिले थे उनसे आज इंट्रोडक्शन हो जाए। हेलो आकांक्षा, किसी का मिस हो जाता है तो उनको पूरा मिल जाएगा रिकॉर्ड। sure. हाँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ लोगों के नाम तो लिखे हुए थे। आकांक्षा थी लास्ट टाइम। Yes, ma'am. हाँ, सत्या जी थे, चौपाल जी थे, कन्हैया जी थे। जी यस मैडम। और सुनील जी थे, पारस जी थे। वो सब लोग हैं। जी मैम। ठीक है, आज नया है हमारे पास मनीषा जी, मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में थी, नहीं थी? Ma'am, नहीं, मैं नहीं थी। अच्छा, ये आपने आज ही ज्वाइन करा मनीषा जी ने। आकांक्षा आप थी ना लास्ट क्लास में? Yes, ma'am. ओके। आप लोगों ने पढ़ा लास्ट जो हमने पढ़ाया था उसमें कुछ आपने रिवाइज करा था सब लोगों ने? बारे में पढ़ा था, क्या रिवाइज करा आप लोगों ने? क्या है एक्यूप्रेशर? कोई बताएगा? ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन बताइए एक्यूप्रेशर की क्या है? बताइए। मैडम एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारी हम्म बॉडी पर, उनको हम्म प्रेस किया जाता है और वो हमारे विभिन्न बॉडी के विभिन्न पार्ट्स को इंडिकेट करता है और वो हम्म, एक्टिव हो जाते हैं। जी ठीक है, कुछ कुछ हद तक ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसके, किसी को कुछ बताओ थोड़ा सा आइडिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है? कॉन्ट्राइंडिकेशन जब हमें एक्यूप्रेशर नहीं देना चाहिए, कब ऐसा नहीं नहीं करना, देना होता। है ना? तो वो क्या क्या है? एक्जिमा, प्रेगनेंसी एक्जिमा डायरेक्ट और कोई भी नहीं स्किन देंगे। डिसीज होता है तो कौन सी डिजीज? वेरिकोज स्किन डिसीज, हाँ, ओके। और वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो तब भी नहीं देते हैं। वो प्रेगनेंसी नहीं ले लेते हैं। किसमें? और कोई सर्जरी हुई हो किसी की तो उस ठीक केस है। में भी अवॉइड करते हैं। जी मैम। इन्फ्लामेशन में देते हैं क्या? इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन मतलब अंदर की तरफ इंजरी हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, एडिमा नहीं, तब भी नहीं देते मैम। ठीक है, मैं दोबारा से आज एक बार दोबारा से पहले शॉर्ट में इन शॉर्ट रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, पहले आपको ये बता दूं कि एक्यूप्रेशर क्या होता है। एक्यूप्रेशर एक नेचुरल हीलिंग थेरेपी है जो ड्रग लेस है, जिसमें हम कोई भी ड्रग यूज नहीं करते हैं। हम थ्रू हैंड, पाम, जिमी और अपने थम्स का या फिंगर्स का यूज करते हैं प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर देने के लिए। ठीक है, तो उसको हम एक्यूप्रेशर करते हैं। एक्यूप्रेशर जब वो पॉइंट्स हम देंगे तो वो किस लिए दिया जाता है कि हमारा जो बॉडी में ब्लॉकेज हो गया है या जहाँ पे हमें प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम क्योर कर सकें। तो बेसिकली इसमें क्या करना होता है, ये हमारी वाइटल एनर्जी मतलब जो हमारी QI एंड मेरिडियन होती है, एनर्जी होती है, जब उसमें ब्लॉकेज आ जाती है मतलब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो एक्यूप्रेशर उस काम को करता है कि आपकी एनर्जी फ्लो को बढ़ाता है और वो आपकी वाइटल एनर्जी को इंप्रूव करता है। ठीक है, वाइटल एनर्जी क्या होती है? वाइटल एनर्जी होती है जो हमारी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, मेंटेन फॉर ऑल ओवर द बॉडी, उसको हम कहते हैं वाइटल एनर्जी, जिसे हम प्राणा, योगा में प्राणा भी कहते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जो हमारा एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर का जो ओरिजिन है वो हमारा मतलब बेसिकली चाइनीज की एंशिएंट थेरेपी है। तो इसका ओरिजिन जो है वो चाइना से है और इसका जो हम ट्रीटमेंट देते हैं येन और यांग ऑर्गन्स मतलब येन एंड यांग एनर्जी पे देते हैं। आज मैं आपको येन और यांग के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, इसका बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां एनर्जी रुक जाती है तो उस एनर्जी का फ्लो बढ़ाने के लिए हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देते हैं, जिससे कि फ्लो बढ़ जाए और हमारा ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा तो हमारी एनर्जी बेटर हो जाएगी, हमारी प्रॉब्लम क्योर हो सकती है। अब इसके अगर मैं एक्यूप्रेशर के कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूं, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब जब हमें एक्यूप्रेशर नहीं देना चाहिए, तो उसमें पहली चीज, अगर कोई ओपन वुंड है, किसी की चोट लगी हुई है, वहां नहीं देना चाहिए। किसी को कंट्यूजन हो गया है, मतलब कंट्यूजन जैसे आपकी चोट लगी अंदर की तरफ, कई बार होता है ना, आप देखा होगा नील पड़ जाता है, नीला हो जाता है, अंदरूनी चोट जैसे लग जाती है, तो वहां पे भी हमें नहीं करना है। मतलब स्किन इंटैक्ट है लेकिन ब्लीडिंग अंदर की तरफ हो गई है, तो उस टाइम पे भी हमें नहीं करना चाहिए। इन्फेक्शन अगर हमें है तो नहीं करना चाहिए। बॉडी में अगर रैशेज हो रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, काइंड ऑफ एक्जिमा, तो आप डायरेक्ट पर्टिकुलर एरिया पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में क्या होता है कि जो हमारी, किसी को थोड़ा आइडिया वेरिकोज वेन क्या होता है? ये पैरों में नसें फूल जाती है। हाँ, उसमें क्या होता है, जो नसों का वॉल्व होता है वो स्वेलिंग हो जाती है, उसका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं चल पाता, उसकी वजह से नसों में स्वेलिंग आ जाती है, वो एनलार्ज हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से मैम वेरिकोज में मतलब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो इसमें तो हम करते हैं ना एक्वाप्रेशर, अगर हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है तो फिर हम वेरिकोज में क्यों नहीं कर रहे? नहीं, इसमें क्या है बेसिकली, अगर जैसे आपके इसमें क्या होता है, नीली नीली नसें होती हैं। ठीक है, अब आपके सपोज किसी के आपने डायरेक्ट पैरों पे, ये जनरली कहाँ होती है, पैरों में होती है,
जब अगर आपको कि डायरेक्ट जो नस जा रही है वहीं पे आप प्रेशर दे दोगे तो वहां पे आपको नहीं करना, उससे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। फोटो क्या है तो आपके लिए? वेरिकोज वेन के लिए मेरिडियन लेवल पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, फोटो के साथ फोटो डायरेक्ट नहीं देंगे हम। वहां पे नीली नसें हैं, वहां पे हमें डायरेक्ट प्रेशर नहीं देना, उससे उनकी पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने ठीक है, ब्लड कन्हैया जी का सर्कुलेशन इंप्रूव करेंगे बट थ्रू मेरिडियन मैम लेवल। सॉरी, जी बताइए, कोई कुछ कह रहा था, बताइए, आगे बोलूं मैं? ठीक है, किसी की रिसेंट कोई सर्जिकल मतलब सर्जरी हुई है या कुछ ऐसा हुआ है तो नहीं करेंगे। पेशेंट बाहर से आया है या किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो नहीं करेंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी में आफ्टर 4 मंथ्स नहीं, 4 महीने के बाद हम नहीं देंगे। स्पेशली हम एब्डोमेन वाले एरिया पे नहीं देंगे, पेट वाले एरिया पे तो बिल्कुल नहीं देंगे, और वैसे भी हम प्रेग्नेंट लेडीज को अवॉइड करेंगे। लिम्फ एडिमा, अगर किसी की लिम्फेटिक मतलब एडिमा हो रखा है, स्वेलिंग हो रखी है, तो हम डायरेक्ट वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे एक्यूप्रेशर। किसी को एक्यूट स्ट्रोक हुआ है, कई पेशेंट बेहोश हो जाते हैं एकदम से, ठीक है, उनको स्ट्रोक हो गया तो भी हम उनको एकदम से एक्यूप्रेशर नहीं देंगे। किसी कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसको कैंसर की प्रॉब्लम है, तो भी हम डायरेक्ट उसको इस तरह से कोई थेरेपी नहीं देंगे। ठीक है, पुअर कंडीशन है, पुअर कंडीशन का मतलब है कि किसी कई लोगों के साथ क्या होता है, हमने उसको थोड़ा सा भी दबाया और उनकी नील पड़ जाता है, तो उस वाले पेशेंट के साथ बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि उनको नील पड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इंजरी, इंटरनल इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए उन पे भी हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज, किसी एपिलेप्सी वाले पेशेंट, एपिलेप्टिक पेशेंट क्या होता है, कन्वर्जन आपने सुना होगा क्या होता है? एपिलेप्टिक मतलब मिर्गी के दौरे पड़ जाना, है ना, तो उसको कहते हैं। तो ऐसे वाले पेशेंट को भी हम नहीं देंगे। क्लियर है? इंडिकेशन क्या है, किस किस को हम देंगे? हेडेक वाले, जैसे हेडेक में बहुत अच्छा काम करता है। किसी को बैक की प्रॉब्लम है, नेक की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है, पीरियड्स के टाइम पे जब पेन आता है उस टाइम पे हम देंगे। इनडाइजेशन है, मोशन सिकनेस है, कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। इनसोम्निया, नींद नहीं आ रही, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, डिस्मिनोरिया, एंड डिस्मिनोरिया तो आपका मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स में ही आ गया, ठीक है, एंड नोजिया एंड फटीग। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा फटीग हो रही है, हाइपोटेंशन हो रहा है, तो हम उस चीज में उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज हमने बताई थी, अब ये तो आपको पता चल गया किस किस चीज से हमें प्रेशर देना है। मैम अस्थमा पेशेंट को अस्थमा पेशेंट को देंगे, लेकिन हम मेरिडियन लेवल पे देंगे, हम डायरेक्ट उनके चेस्ट वगैरह पे नहीं देंगे। अस्थमा पेशेंट को कर सकते हैं प्रेशर, मैम रिलीफ मिलेगा अस्थमा पेशेंट हाँ को? मिलता है। ओके। ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंस क्या है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में क्या डिफरेंस है? एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में क्या डिफरेंस है? मैम एक्यूप्रेशर हम हैंड से जिमी से प्रेस करते हैं, और जो एक्यूपंक्चर आजकल तो चल रहा है वो एक सुई के माध्यम से कुछ किया जा रहा निडल से यस, करते हैं। वो निडल से करा जाता है। वो जी, लास्ट जी, टाइम मैंने निडल दिखाई भी थी, मैं आज दोबारा दिखा देती हूँ। ये इस तरह की निडल्स होती हैं, ये मैं पैकेट खोल देती हूँ। इस तरह का पैकेट आता है, इसमें बहुत सारी निडल्स आती है। Used needle we cannot reuse to another patient, is it? आप देखिए, जो लोग निडल्स की नॉलेज नहीं है, मतलब एक्चुअली इसके लिए एनाटॉमी की नॉलेज बहुत डीप चाहिए, तो आप जी। लोग नहीं कर सकते। मैं आपके सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि एक्यूपंक्चर में और एक्यूप्रेशर में क्या फर्क होता है, और इसमें जो निडल्स हम यूज करते हैं वो कौन सी निडल होती है। तो आप लोग ये अपने ऊपर भी पर्सनली नहीं इसको अप्लाई करेंगे। इसमें ये इतनी बारीक निडल होती है, आपको दिख रही है? दिख नहीं रही है। यस मैम, देखिए, दिख रही है? यस यस। ये बहुत बारीक होती है ये। इसमें ये पाइप होता है, इस पाइप के थ्रू हम निडल को फिर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एनाटॉमिकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे ही कोई किसी के अप्लाई नहीं करेगा। इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, अगर आपने गलत तरीके से लगा दी तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये बस इसलिए बता रही हूँ मैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एक्यूपंक्चर में बेसिकली हम निडल यूज करते हैं और एक्यूप्रेशर में हम सिर्फ हैंड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसके जो प्रिकॉशंस हैं, हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए बिफोर एक्यूप्रेशर अप्लाई। तो एक्सेसिव स्वेटिंग में नहीं करना, किसी को खाली पेट नहीं देना, कोई खाली पेट है तब नहीं देना, जस्ट खाना खाने के बाद भी नहीं देना। टेकीकार्डिया वाली कंडीशन में नहीं देना। टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया पढ़ के आया कोई? मैंने बोला था किसी को, जी मैम, किसको दिया था? मुझे आकांक्षा। आकांक्षा को दिया था, पढ़ा था आपने? जी मैम, हाँ, क्या बताइए जरा थोड़ा, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया मैम तब होता है जब हार्ट रेट 60 से नीचे जाए, और किस में होता है? टैकीकार्डिया जी हार्ट रेट 60 से नीचे जाए वो किस में होता है? अ, वो ब्रेडिकार्डिया, यस, जब हमारा हार्ट रेट टैकीकार्डिया जो स्लो हो जाता है वो ब्रेडिकार्डिया है, और ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया में और 100 जब से अब चला ऊपर जाता है। जाता है
तो वो टैकीकार्डिया ठीक का। है, वो ट्रैकीकार्डिया। तो उस वाली कंडीशन पे नहीं देना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे आपको देना है, लेकिन उसमें थोड़े प्रिकॉशन रहते हैं, ठीक है? ऑलवेज़ जब भी आप पेशेंट आ रहा है आपके पास या आप मतलब घर के लोगों को भी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि पेशेंट चिल्ला रहा है और आप करे जा रहे हो। आराम से बात करनी है, मिसबिहेव नहीं करना, गुस्सा नहीं दिखाना कि आप चीख क्यों रहे हो ऐसे, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई पेशेंटों को ज़रा-सा भी टच करते हैं तो उनको पेन होता है, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा पेशेंट से पोलाइटली बात करनी है। फ़ोर्सफुली कोई प्रेशर नहीं देना, नॉर्मल देना है, जितना सामने वाला बियर कर सके, ठीक है? और उनको हमेशा ये सजेस्ट करना है कि जो भी वो मेडिसिन खा रहे हैं, एकदम से उनकी कोई भी दवाई आप नहीं छुड़वाएँगे, कि ऐसा है कि आप एक्यूप्रेशर दे रहे हैं और एकदम से दवाई छुड़वा दी, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। उनको एल्कलाइन डाइट देनी है। एल्कलाइन डाइट के बारे में मैंने बताया था, जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमें कुछ डाइट का ध्यान देना है। वो हमारी एनर्जी लेवल को और थोड़ा बेटर करता है। तो उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की क्वांटिटी बढ़ानी है, पानी की क्वांटिटी बढ़ानी है, ठीक है? और रात का जो खाना है हमारा, हम बेसिकली 7 बजे के बाद उनको अवॉइड करेंगे। तो उससे क्या होगा, उनका इंडाइजेशन जो है, मतलब डाइजेशन मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, प्लस आपकी जो थेरेपीज़ हैं साथ में वो काम करेंगी, तो उनको रिज़ल्ट आपको इफेक्टिवली देखने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है? अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ बीमारियों के बारे में बात करी थी, तो लोग पढ़ के आए थे सब लोग? जी मैम। आपने तो बता दिया आकांक्षा। कन्हैया जी, आप क्या पढ़ के आए हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में? हाँ, जी मैडम। मैडम आपने पढ़ा? कॉन्स्टिपेशन के बारे में पढ़ा, हाँ, पढ़ के आया हूँ मैडम। जी, बताइए। हाँ, हाँ मैडम, इसमें जो हमारा दैनिक जो भोजन होता है ना, हुँ, उसके पश्चात आंतों में अधिक देर तक मतलब रुका रहे, उसे कब्ज़ कहते हैं। हुँ, और मतलब सबसे अच्छा तो यही है कि यदि हम दिन में 2 बार खाना खाते हैं, तो 2 हुँ, बार ही सोच जाएँ, हुँ। और यदि इससे कम होता है तो फिर पेट हमारा पूरी तरह साफ नहीं हो पाता। अच्छा, और कोई? इसके और मैं बताइए। बता रहा हूँ, इसके जो हुँ, रिजल्ट्स बहुत सारे हैं मैडम। एक तो हुँ, हमारे खाने-पीने की त्रुटियाँ होती है, हुँ, जैसे बिना बिना भूख खाना, भूख से ज़्यादा खा लेना, हुँ, बिना समय खा लेना, ठीक है। मैदे से बनी चीज़ें खाना, हुँ, शौच आने पर रोकने की प्रवृत्ति है, ठीक है। या फिजिकल परिश्रम कम करें, व्यायाम कम न करें। हुँ, ठीक है। अ, अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि सामने वाले को कॉन्स्टिपेशन है भी या नहीं है? हाँ मैडम, इसके लिए तो वो खुद ही बताएगा। खुद ही बताएगा। 90% लोगों को पता ही नहीं उन्हें कॉन्स्टिपेशन है भी या नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को बस ये हाँ पता मैडम। है कि हमारा पेट खराब है, थोड़ा बहुत। कुछ हाँ, लोग होंगे हाँ, जिनको कॉन्स्टिपेशन कहेंगे हम तो रोज़ ही मोशन जाते हैं, फिर भी है। हाँ, ठीक हाँ, है? अच्छा, हाँ किसी को मैडम, अगर कोई दिन में 4 या 5 बार मोशन जा रहा है तो वो कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है? वो कॉन्स्टिपेशन है मैडम। वो वो कॉन्स्टिपेशन है। वो कैसे वो है? कॉन्स्टिपेशन है। क्योंकि मैडम, यदि हम खाना टाइम से खाते हैं, फिर बार-बार क्यों जाएँ? बार-बार नहीं जाना, बार-बार जाना या कम जाना, दोनों कॉन्स्टिपेशन है मैडम। ठीक है। देखिए क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन एक सिंपल सी चीज़ है। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन जब ज़्यादा हो रहा है इंटेस्टाइन्स में, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, व्हिच क्रिएट गैस्ट्रिक इश्यूज़, एसिडिटी इश्यू, ठीक है? सबसे पहली जी, पहचान, अगर किसी को गैस्ट्रिक इश्यू रहते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन होगी। हालाँकि वो कहेंगे कि नहीं, हमें तो कॉन्स्टिपेशन है ही नहीं, हम तो रोज़ मोशन जा रहे हैं, हम रोज़ पेट साफ हो रहा है। ये नॉर्मली लोगों के बीच में देखने को मिलता है। लेकिन क्या है, जैसे कई लोगों का क्या है कि बार-बार मोशन जाते हैं, ठीक है? तो वो बार-बार मोशन जा रहे हैं, ये ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है। इससे क्या होता है, जो हमारी आंतें होती हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि आप उसे एक बार में क्लियर आउट कर पाओ। तो आपको मतलब जो सामने पेशेंट है, उसको उस मोशन को, उस टॉक्सिन को निकालने के लिए बार-बार मोशन जाना पड़ता है, तो ये ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन मानी जाएगी। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 2 दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहती है, मतलब 2 दिन तक पेट साफ नहीं हो रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मोशन बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो मोशन जाते हैं तो आप देखो पॉट पे उनके स्टूल चिपका रह जाता है। तो दिस इज़ अ फर्स्ट साइन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि उनकी बॉडी में फाइबर की कमी है। ये होता क्यों है? फाइबर की कमी की वजह से। कॉन्स्टिपेशन एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 90% प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती हैं। अगर आपका पेट डिस्टर्ब है तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी लीवर की प्रॉब्लम, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, मुँह में छाले हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन, सब उसी की वजह से। क्योंकि वो बॉडी में जो एक्यूमुलेशन आपके इंटेस्टाइन्स में हो रहा है, वो एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। सारी चीज़ें कोरिलेटेड है। इवन आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो भी आपकी इसी से कोरिलेटेड है। ठीक है? तो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ मतलब वास्ट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा। और हर पेशेंट के साथ, आप जो भी पेशेंट आएगा उसका कॉन्स्टिपेशन पे फर्स्ट स्टेप आपका क्लींजिंग का ही होना चाहिए। कि जैसे अब आप आपको अपना घर साफ करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? झाड़ू लगाएँगे ना? ऐसा तो नहीं करेंगे पहले बाकी चीज़ें समेटेंगे, तो झाड़ू लगाएँगे, बेसिकली ट्रीटमेंट भी यही है। सबसे पहले हम उनका कॉन्स्टिपेशन क्लियर करेंगे, ठीक है? अब कोई कहता है यार, नॉर्मली 90% लोगों के, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं कहते हैं कि भई हमें तो कॉन्स्टिपेशन है ही नहीं। तो ये थोड़ा वर्स्ट एग्ज़ाम्पल है। जैसे हम रोज़ मोशन जाते हैं, रोज़ फ्लश डाउन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें हफ्ते में 1 या 2 बार हार्पिक से क्लीन करना पड़ता है। व्हाई? जब आप रोज़ जा रहे हो, रोज़ फ्लश आउट भी कर रहे हो, फिर तो नहीं होना चाहिए, बट वहाँ पे थोड़े स्टेन्स रह जाते हैं।
सेम इसी तरीके से जो हम खा रहे हैं उसमें से 90% निकल जाता है, लेकिन कुछ रह जाता है, वही आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, मैं थोड़ा-सा दिखा देती हूँ एक पिक्चर में। ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। ये हमारे इंटेस्टाइन्स हैं सपोज़, दिख रहा है आप लोगों को? ये चीज़, ये हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, क्लियर है? अब जो भी हम खा रहे हैं, दिख रही है आपको ये पिक्चर? थोड़ा और क्लियर करती हूँ। देखिए, ये अब दिख रही है पिक्चर? Now it's ये okay. हमारी सपोज़ इंटेस्टाइन्स है, ठीक है? अब ये इंटेस्टाइन्स में हमारे यहाँ टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, ये थोड़ा-थोड़ा रह गया, ठीक है? ये इस तरीके से, क्लियर है? दिस इज़ टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा रेक्टम वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया हमारा रेक्टम का एरिया है, जहाँ से हमारा मोशन क्लियर आउट होता है। अब हमारा यहाँ पे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, एक्यूमुलेट हो रहे हैं धीरे-धीरे। उन पेशेंट के साथ क्या कंप्लेंट होगी? उनको ड्राई मोशन होगा, मोशन करते हुए पेनफुल होगा, ये सारी कंडीशन रहती है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन से हेमरॉइड्स होता है क्या किसी को? हेमरॉइड समझते हैं आप लोग? यस मैम, पाइल्स। पाइल, तो क्या कॉन्स्टिपेशन उसका रीज़न है? मैम Yes. बहुत बड़ा रीजन है, वही Yes, यस रीजन है। मैडम, यस मैडम है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये जो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, ये जो मैंने अभी बताया ना, पेशेंट बार-बार मोशन जाता है। बिकॉज़ ऑफ दिस कि उसकी आंतों में इतनी ताकत नहीं है, उसे एक बार में क्लियर आउट कर दे, ये पैसेज इतना क्लियर नहीं है, इसलिए उसे बार-बार जाना पड़ता है। तो ये रीज़न होता है, और जब ये एक्यूमुलेशन होगा तो पाइल्स 90% पेशेंट में, ऐसे पेशेंट में आपको पाइल्स दिखेगी। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया कॉन्स्टिपेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपने लिए भी आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो भी, बाहर किसी को दे रहे हैं तो भी। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल करना। ठीक है, सत्याजीत है शायद, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। जी मैम। क्या पढ़ा आपने पढ़ा इसमें? मैम थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ मैं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मैम। हुँ, ये अपच की वजह से, जो हमारे खाने में की वजह से जो गैस बनती है, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी थोड़ा-सा अलग है। डिप्रेशन और स्ट्रेस लगभग सिमिलर हैं। जब हमारे को पूरी एयर नहीं मिलती ना, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो वो जो गैस जो है अंदर से अंदर रुक जाती है, कि सर्कुलेशन एयर का नहीं हो पाता ना, तो उस वजह से हमारी नसों के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। तो उस वजह से स्ट्रेस आ जाती है, और वही स्ट्रेस अगर दिमाग में चढ़ गई ना गैस, तो वो स्ट्रेस बनती है। डिप्रेशन उसके साथ-साथ हमारे लिए दिमाग के साथ-साथ घबराहट सी होने लगती है, वो डिप्रेशन में आ जाएगा। और एंग्ज़ायटी, रात को नींद ना आना, बेचैनी रहती है, क्योंकि जब तक गैस बाहर नहीं निकलेगी ना, हमारा पेट साफ नहीं होगा, पाचन बढ़िया नहीं होगा, तो एंग्ज़ायटी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है। इसके अलावा कुछ और? किसी और को कुछ इससे पता हो? मैम थॉट प्रोसेस। यस। कौन-सा हार्मोन इसमें इफ़ेक्ट होता है? कुछ आइडिया? थायरॉक्सिन। नो। कॉर्टिसोल के बारे में सुना है आप लोगों ने? कौन-सा मैम? कॉर्टिसोल, डोपामाइन, यस मैम, डोपामाइन सुना। सेरोटोनिन। हैप्पी हार्मोन वो रिलीज करता Type है। of happy hormones. हाँ, सेरोटोनिन। Serotonin, yes. देखिए, आपने जो बताया ना, आप सत्या जी, आपने जो बताया, आप इसे डाइट से जोड़ रहे हैं। स्ट्रेस इज़ बेसिकली, स्ट्रेस के बहुत सारे रीज़न हैं। गैस्ट्रिक, आप उसको थोड़ा गैस और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जोड़ रहे हो, उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, दिस इज़ ट्रू। बट कॉन्स्टिपेशन की वजह से या गैस्ट्रिक की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, ये थोड़ा अजीब है। ठीक है? ऐसा नहीं होता। हाँ, कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से पेशेंट थोड़ा कन्फ्यूज़ ज़रूर हो सकता है, उसको कंफर्टेबल फ़ील नहीं होगा, थोड़ा-सा बेचैन रहेगा। लेकिन बेसिकली क्या है, जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस क्या है, जब आपके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कई लोगों को पैसों की टेंशन है, किसी को फैमिली की टेंशन है, किसी को वर्कलोड की टेंशन है, किसी को पढ़ाई की टेंशन है। अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू सोचते रहते हैं, उसको स्ट्रेस कहते हैं। जब वो स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको एंग्ज़ायटी कहते हैं। ठीक है? जब स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी दोनों मिल जाते हैं, देन इट बिकम्स डिप्रेशन। क्लियर? एंग्ज़ायटी में क्या होता है कि आपके दिमाग में, आप प्लीज़ माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज़। एंग्ज़ायटी में क्या होता है कि पेशेंट नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं उसको। वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचेगा, उसे अपने आप ही डर लगने लगेगा, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएँगी। मतलब जो चीज़ नहीं भी हो रही उसके बारे में वो रिपीटिवली सोच रहा है, उसे एंग्ज़ायटी कहते हैं। ठीक है? उसमें बॉडी में टाइटनेस लगने लगती है। किसी चीज़ से मतलब ये होता है कि ना, जैसे अनईज़ीनेस, वो चीज़ होने लगती है। डिप्रेशन इज़ बेसिकली, आप जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी दोनों मिल गया, पेशेंट को रोने का मन करेगा डिप्रेशन में। ठीक है? अकेले रहने का मन करेगा, अंधेरे में बैठने का मन करेगा।
ये सब जो है ना आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड। तो इसमें 3 हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। लिख सकते हो आप ये लोग ये बात, डोपामाइन, कॉर्टिसोल एंड सेरोटोनिन। ठीक है? जब कोई एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, तो उसका डोपामाइन, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जिससे उसको अच्छा फ़ील होता है। वो अच्छी डाइट लेता है, हल्की डाइट लेता है, तो भी उनके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उनको अच्छा फ़ील होता है। ठीक है? तो डाइट का और एक्सरसाइज का ऐसे पेशेंट पे बहुत बड़ा रोल होता है। और स्ट्रेस की वजह से इंसोम्निया होना वेरी कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है? मैम डोपामाइन के अलावा 2 और बोले थे, आप रिपीट कर देंगे प्लीज? डोपामाइन, कॉर्टिसोल, CORTISOL, कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन। वैसे ये आप उसमें पढ़ रहे होंगे आपकी एनाटॉमी वाली क्लास में। उसमें एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ो आप अच्छे से। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? फिर सुनील जी, आपने इंसोम्निया के बारे में भी, तो अब इंसोम्निया सेम है, आपको नींद नहीं आती, 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, नींद नहीं आएगी, तो कहीं न कहीं इसके पीछे डिप्रेशन भी एक रीज़न हो सकता है और एंग्ज़ायटी भी रीज़न हो सकता है, स्ट्रेस भी रीज़न हो सकता है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक पेशेंट मैम आई थी। बोलिए। मैम पैनिक अटैक जो है तो वो डिप्रेशन या एंजाइटी में आएगा या ये अलग है? पैनिक अटैक पैनिक जो अटैक से आएगा होता है। आपका, वो एंग्ज़ायटी की वजह से आएगा। पेशेंट नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में बहुत रहेंगे, गलत सोचेगा, गलत-गलत विचार आएँगे। ठीक है? जब ये एक्सट्रीम में पहुँच जाएगा तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा, किसी से बात भी नहीं करेगा, अकेले बैठेगा, काइंड ऑफ। ठीक है? मैं इंसोम्निया का बता रही थी, मेरे पास बीच में एक पेशेंट आई थी, उनके फादर की डेथ हुई थी और उसके बाद उनको थोड़ा ऐसा हो गया कि नींद नहीं आ रही। तो इंसोम्निया कई बार शॉक की वजह से भी नहीं होता। किसी को शॉक लग गया या किसी के बारे में आपने कंटिन्यू सोच लिया, तो आपको 2-2 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, नींद नहीं आती। मतलब आँखों में नींद दिखेगी ही नहीं। अब पेशेंट उस कंडीशन में क्या होगा कि उनके सर में दर्द होने लगेगा, उनको अजीब-सी बेचैनी रहेगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है? ऐसी केस में एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। तो और डिप्रेशन भी बढ़ जाता है। क्लियर? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन चौपाल जी को बोला था। आए हैं मैम चौपाल जी? इंसोम्निया को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सॉरी? इंसोम्निया को कैसे ओवरकम कर सकते हैं अगर किसी को हो रहा है कि देखो, नींद नहीं आ रही है? इंसोम्निया को ठीक करने के लिए एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, हाइड्रोथेरेपी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एंड पंचकर्मा। पंचकर्मा में हम शिरोधारा देते हैं ऐसे पेशेंट को। योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योग निद्रा कराने की हम कोशिश करते हैं कि ऐसे पेशेंट को हम योग निद्रा कराएँ, तो उससे उनकी ये चीज़ें काफ़ी रिलीफ़ होती हैं। प्लस अभ्यंगा इज़ मोर हेल्पफुल। ठीक है? ये सब पंचकर्मा अगर आप सीखेंगे तो आपको उसमें पता चलेंगी चीज़ें। ठीक है? और हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन आप अपना माइक ऑन करें चौपाल जी। हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन में क्या फ़र्क है पहले ये बताइए? आपका माइक ऑन नहीं है। खैर एनीवेज़ मैं बता देती हूँ। हाइपरटेंशन क्या होता है? जब बीपी हाई होता है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन जब बीपी लो होता है। नॉर्मल रेंज क्या है हाइपरटेंशन की? 80-120। 120-80। ठीक है। और हाइपोटेंशन में अगर ये एब्नॉर्मल कब हो जाएगा? कितने में हम कहेंगे हाइपरटेंशन है? 140-150 पे हम हाइपरटेंशन मान लेंगे। अच्छा, और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए इसमें? हमें इतनी नॉलेज नहीं है। थोड़ा बहुत। हाइपरटेंशन बता देखिए 120 और नीचे वाला अगर 90 आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका हाइपरटेंशन की कंडीशन हम मान सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो थोड़ा सीवियर केस है। अच्छा, कई लोगों को हाइपरटेंशन के साथ कोई सिम्पटम नहीं आता, सो दिस इज़ वेरी सीरियस। नॉर्मली अगर किसी को हाइपरटेंशन होता है तो उनके सर में दर्द होता है, चेस्ट कंजेशन होता है, लेफ्ट शोल्डर में पेन आता है। दीज़ आर द नॉर्मल सिम्पटम्स। वॉमिटिंग फील होगी, सर भारी होने लगेगा, तो ऐसी कंडीशन आप देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर भी स्टिल बीपी हाई है, तो उन पेशेंट को पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? हाइपोटेंशन में आपका बीपी डाउन हो जाता है। हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन दोनों में टैकीकार्डिया, ब्रैकीकार्डिया की प्रॉब्लम रहती है? ऑफ कोर्स रहती है, बिकॉज़ इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट रेट। ठीक है? ठीक है। थायराइड के बारे में बताएगा कोई मुझे? पारस जी को बताया बोला था। 1 सेकंड। प्लीज़ आवाज़ कम करो टीवी की। चौपाल जी का माइक ऑन है मैम। चौपाल जी का माइक ऑन है। हाँ जी। थायराइड के बारे में मैम हाइपोटेंशन के आपने लक्षण नहीं बताए, जैसे एक बार उनका बता दें। हाइपोटेंशन में पेशेंट को बहुत गिरा-गिरा महसूस होता है, कम मतलब उनको नींद ज़्यादा आती है, ठीक है? उनको ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? ये चीज़ें रहती हैं, बेसिकली ये डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी में मिनरल्स की, इसका बेसिक रीज़न ये होता है, ठीक है? थायराइड के बारे में बताइए कोई? कौन-सा हार्मोन सीक्रेट होता है? इतना बता दीजिए। थायरोक्सिन होता है मैम, थायराइड।
थायरोक्सिन कौन से T3 से T4 से? थायराइड को टेस्ट कराने के लिए कौन सा टेस्ट कराएंगे हम? ओ, किसी को TSH, T3 और T4 होता है मैम। TSH, ठीक है। देखिए T3 होता है, वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है। थायराइड हमारे ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड जो हमारे यहाँ सिचुएटेड होता है, बटरफ्लाई काइंड ऑफ ग्लैंड होता है, ठीक है। इसमें T3 से जो होता है वो ट्रीओडोथायरिन होता है, थायरोनाइन, ठीक है। लिख लो इसकी स्पेलिंग बेशक, TRII, लिख रहे हो आप, TRIIODO, थायरोनाइन, THYRONINE, ठीक है। T4 से जो होता है वो थायरोक्सिन होता है, THYROXINE, एंड लास्ट वन इज कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, CALCITONIN। कैल्सिटोनिन क्या करता है, वो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। तो आपने देखा होगा जो भी थायराइड के पेशेंट होते हैं, जिनको हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइडिज्म होता है, उनको स्वेलिंग आएगी, पैरों में दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं। तो कैल्सिटोनिन जो होता है, ये हार्मोन आपके कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये अच्छा, सर हाइपोथायराइडिज्म में वेट बढ़ता है या घटता है? हाइपो में मैम घटता है शायद। हाइपो में बढ़ता है वेट, अच्छा, उल्टा ठीक होता है, है। उल्टा है ये। जी मैं हाइपो में मतलब TSH में सिक्रीशन कम हो जाता है, उसका आपका हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है। हाइपो मतलब कम होना, सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म वीक होगा और वेट गेन होने लगेगा, ठीक है। जी मैम। क्लियर? तो ये थोड़ा मैंने डिजीज के बारे में बताया था। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बहुत पढ़ो, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है और उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अब मैं आज आपको बताऊंगी, हमने लास्ट टाइम बोला था, यहाँ तक सबको ऑलमोस्ट क्लियर हुआ, कुछ डिजीज के बारे में पता चला, कौन कौन सी बीमारी होती है, क्या होता है, थोड़ा जी मेडिकल मैम। टर्म आपको पता होनी चाहिए हर चीज की, ठीक ठीक है। है। लास्ट क्लास में मैंने बोला था मैं आपको लोकल पॉइंट, डिस्टल पॉइंट एंड टेंडर पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो आपने ये इसका एक्यूप्रेशर का जो सिंबल होता है वो देखा आप लोगों ने कभी, येन और यांग का? ये देखो, नो मैम। ठीक है, इसे चाइनीज मोनार्क कहते हैं, ये वाला सिंबल होता है, ये देखा होगा आप लोगों ने, आपको ध्यान नहीं होगा, इसे चाइनीज मोनार्क कहते हैं। ये येन और यांग एनर्जी को शो करता है। इसमें जो ब्लैक वाला एरिया देख रहे हैं ना, दिस इज रिकॉग्नाइज फॉर द फीमेल एंड दिस इज फॉर द मेल। क्लियर? कर देंगे मैम थोड़ा सा इसको कैमरे के नजदीक। ये देखिए, नहीं कैमरे के सामने नहीं आ रहा मैम ये। नहीं आ रहा, नहीं। अब आ रहा है? हाँ ये हाँ मैम प्लीज मैम, थैंक यू। मैम आपका फोटो भी हॉरिजॉन्टल आ रहा है मैम। ये मैंने रिकॉर्डिंग के चक्कर में रखा हुआ है, इसलिए। क्लियर है, दिख रहा है? ठीक है मैम, आप दिख गया मैम, थैंक यू। ठीक है, ब्लैक ये वाला चाइनीज फीमेल मोनार्क होता है, सॉरी, है, ब्लैक वाला फीमेल है और व्हाइट वाला मेल है। मेल है, ठीक है। ये येन और यांग एनर्जीज होती हैं, येन और यांग एनर्जीज के ऊपर ही पूरा एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर बेस्ड ऑन है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि 5 एलिमेंट्स के बारे में किसी ने सुना है? देखिए, आज नेचुरोपैथी, अगर आप नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर अगर आप कर रहे हैं तो वो 5 एलिमेंट्स, इवन कोई भी थेरेपीज है वो 5 एलिमेंट्स के ऊपर ही चलती है, ठीक है। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? अर्थ, वाटर, मैम स्पेस, वाटर, फायर, अर्थ। यस, वे, ठीक है। एक हो गया हमारा अर्थ, स्पेस, एयर, वाटर, फायर, ठीक है। ये हमारे 5 एलिमेंट्स। आप जब कोई बोल रहा है तब अपना माइक ऑन कर लो, वरना मेरी आवाज रिपीट होगी। जब आप कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो ये हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये एलिमेंट के बारे में, ये इसका मैं आपको पूरा पिक्चर दे दूंगी, क्या क्या किससे कनेक्टेड होता है, मैं आपको इसको रिटर्न में लिख के दूंगी, थोड़ा सा आप समझ लो बस। जैसे एलिमेंट क्या है हमारे, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। एनर्जी हमारी होगी विंड, हीट हॉट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। इन 5 एनर्जीज के ऊपर हम ट्रीटमेंट लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, हम एनर्जी को रिकॉग्नाइज करते हैं। किसी की अगर एनर्जी कोल्ड है तो कोल्ड एनर्जी क्या करती है, कोल्ड एनर्जी बढ़ी हुई है तो उसको हमें पता चलेगा वो कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है। अगर किसी की एनर्जी कोल्ड है तो उसको किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आपने बच्चों को देखा होगा, कई बच्चे भागते हैं, बहुत ज्यादा भागते हैं, बच्चों की एनर्जी ऐसी होती है ना, बहुत भागते हैं, थकते नहीं है, तो उनकी बॉडी में कौन सी एनर्जी बढ़ी होती है? बच्चों में हमेशा विंड एनर्जी बढ़ी हुई नजर आएगी आपको, पतले दुबले होंगे, भागने दौड़ने वाले होंगे, रुकते नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चों को क्या, भूख कम लगती है, कम खाते हैं ना बच्चे, नॉर्मली देखा होगा आपने, कम खाना भी खाते हैं, भाग दौड़ में ज्यादा रहते हैं।
तो हमें एनर्जी से पहचानना भी है कि किसकी क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हम यिन ऑर्गन करें, यिन ऑर्गन इज बेसिकली मतलब आपके सॉफ्ट ऑर्गन जो होते हैं। यिन ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं ये मैं आपको प्रॉपर चार्ट बना के दूंगी, फिर भी आप सुन लीजिए। लीवर, यिन ऑर्गन में आता है लीवर, हार्ट, ब्रेन, स्प्लीन, लंग्स एंड किडनी। और यांग ऑर्गन में मतलब आपके जो स्ट्रॉन्ग ब्लैडर है, मतलब स्ट्रॉन्ग जो ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पाइनल कॉर्ड मतलब पीछे कमर का, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब हम इसको क्लॉकवाइज पढ़ेंगे। इनका क्लॉकवाइज सिस्टम होता है। जैसे लीवर का टाइम लिख लीजिए, क्या होता है 1 to 3 AM। लीवर का टाइम जो होता है 1 to 3 AM होता है। अगर कोई रात को उठ रहा है 1 से 3 के बीच में कंटिन्यूसली उठ रहा है, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये हमारे यिन ऑर्गन की बात चल रही है। अभी मैं फिलहाल यिन बता रही हूँ। YIN यिन ऑर्गन, पहला ऑर्गन हमारा लीवर आएगा। ठीक है, इसका टाइमिंग जो है रात को 1 बजे से लेके 3 बजे तक। नेक्स्ट ऑर्गन इज हार्ट एंड ब्रेन। हार्ट एंड ब्रेन, हार्ट और ब्रेन 11 से 1, रात को 11 बजे से लेके 1 बजे तक का इनका ऑर्गन टाइम है। स्प्लीन 9 बजे से लेके 11 बजे तक सुबह, 9 AM to 11 AM मॉर्निंग टाइम। ये किसका है मैम? स्प्लीन, स्प्लीन। लंग्स 3 बजे से लेके 5 बजे तक मॉर्निंग का, 3 to 5 AM। आपने देखा होगा कई लोगों को जिनको अस्थमा अटैक पड़ता है उनको सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में ही अटैक पड़ेगा ज्यादातर। ठीक है ना, इस एनर्जी ऑफ लंग्स, उस टाइम पे लंग्स की एनर्जी ज्यादा एक्टिवेट हुई होती है। इसलिए कहा जाता है, अगर आपको मालूम हो कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइमिंग्स क्या होते हैं? 4 बजे सुबह। 3:30 से 4 शुरू होता है, 3:30 बजे से o'clock. सुबह 5-6 बजे तक का टाइम होता है। तो अगर उस टाइम पे कोई डीप इनहेल कर रहा है, सांसें ले रहा है, तो उसकी लंग्स की इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, किडनी टाइमिंग्स 5 to 7 PM, शाम को 5 से 7 बजे, 5 to 7 PM। नेक्स्ट इज यांग ऑर्गन। यांग ऑर्गन में आपका पहला आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में रात को, 11 to 1 PM। सॉरी, ये हुआ आपका मॉर्निंग के टाइम पे हुआ, 11 बजे से लेके 1 PM, दोपहर का 1 PM। स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड मैम प्लीज, वो जो आप बता रहे हैं गॉल ब्लैडर का, हाँ, रात को 11 से नहीं दोपहर को नहीं 1 बजे तक। नहीं 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 नहीं, सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। हाँ ठीक है मैम। हाँ, 11 AM to 1 PM। स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड 1 to 3 PM, दोपहर को 1 बजे से लेके 3 बजे तक। स्टमक टाइम सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंतें जिसे हम कहते हैं, 5 to 7 AM, 5 से 7 बजे मॉर्निंग का, 5 to 7 AM। सुबह के टाइम पे बोला जाता है ना कि आप सुबह सुबह पेट साफ रखो। सो बिकॉज ये बेस्ट टाइम होता है 5 से 7 के बीच में। अगर आप उस टाइम पे उठ के किसी को जूस पिलाते हैं हरी सब्जियों का, इस तरह का, तो वो उनको बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा अच्छा असर देगा। यूरिनरी ब्लैडर 3 से 5 PM, 3 to 5 PM। क्लियर है? यूरिनरी ब्लैडर का कितना बताया मैम? 3 to 5 PM। अब आप ये ऑर्गन क्लॉक से थोड़ा सा पता लगा सकते हैं पेशेंट के बारे में कि पेशेंट को कितने बजे से कितने बीच में प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है। तो आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा उसका किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, ये हमारे ऑर्गन क्लॉक हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी जैसे हमें जी मैडम, सॉरी बोलिए, जी मैडम, एक बार फिर से रिपीट कर दोगे इसे? सारी चीजें। हाँ, थोड़ा सा मैंने ये तो 9 से 11 का टाइम बताया, मॉर्निंग कौन सा था ये आपको? 9 से 12 मैंने बताया है। 9 से 11 मैडम। 9 से 11 स्प्लीन। स्प्लीन का है। स्प्लीन, स्प्लीन क्या होता है मैडम? स्प्लीन आपका बेसिकली पित्त मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं से, ये आपका जैसे ब्लड को प्यूरिफिकेशन का काम जो होता है, ब्लड जो बनता है वो आपके स्प्लीन में जाके बनता है। मैडम बाकी ये इसको आप डिटेल में तो पढ़ेंगे, सुनिए। तिल्ली बोलते हैं इसको, तिल्ली बोलते हैं इसको मैम। यस,
आप इसे डिटेल में आप अपनी एनाटॉमी की क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आपको मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है? क्योंकि ठीक अगर है। हम ऑर्गन के ऊपर पहुँचेंगे तो बहुत डिटेल में पहुँच जाएँगे। लेकिन हाँ, अगर जैसे आपका जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो 120 डेज़ में 120 डेज़ का साइकिल होता है ना, ठीक है? तो वो आपका मैम ये 3 वीक्स में काम मैम ये करता है। लास्ट वाला हेलो क्या कह रहे हैं? मैम ये लास्ट वाला करता है कोई एक जना बोलिए। यूरिनरी ब्लड यूरिनरी ब्लैडर का टाइम टाइम यूरिनरी ब्लैडर का 3 बजे से लेके 5 बजे तक पीएम 3 to 5 पीएम। ठीक मैडम एक और हाँ, बताइए। मैडम सुबह में 5 से 7 का टाइम बताया था आपने। सुबह 5 से 7 सुबह आपका स्टमक का टाइम है, 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन्स। ठीक है, ओके मैडम। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर हमें किसी के जैसे एक्यूप्रेशर हमें पॉइंट नापने होते हैं ना 1 चुन 2 चुन, तो हम उसे कैसे नापेंगे? ये मैं आपको बता देती हूँ। मैं अभी क्लास में पढ़ती हूँ बात। ये देख लीजिए आप, ये इसमें कुछ पिक्चर्स हैं आप देख रहे होंगे, दिख रहा है कुछ? मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारी जो मिडल फिंगर होती है, अब बाकी लोग माइक बंद कर लीजिए, गिरीश जी बंद माइक कर बंद दीजिए। कर हाँ, ये वाला जो पॉइंट होता है ना हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर है इतना? दिस इज 1 चुन, इसे हम 1 चुन कहते हैं। ये मिडल फिंगर लेंगे, इसका ये वाला पॉइंट बीच वाला फ्लैंज जो है ये 1 चुन। अगर हमें किसी को पॉइंट नापना है 1 चुन तो हम कैसे नापेंगे? ऐसे नापेंगे। ये देख लीजिए, इस तरीके से ये नापेंगे 1 चुन। जहाँ ये खत्म हो रहा है वो एक पॉइंट है। क्लियर है? 1 चुन। मतलब दोनों हैंड्स के लिए ये दोनों हैंड्स की फिंगर के लिए या दाहिनी हैंड की फिंगर के लिए। ठीक है? ये वाला जो है ये 1 चुन है। हम ये वाले पॉइंट से भी नाप सकते हैं, ये भी 1 चुन है। थंब का जो ऊपर वाला पॉइंट है। ठीक है? ये एंड ये बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है? अगर हमें पॉइंट नापना है तो हम ऐसे भी नाप सकते हैं। क्लियर? दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला ऊपर वाला फ्लैंज। ठीक है? अब हमें 1.5 चुन नापना है। सपोज मुझे यहाँ से 1.5 चुन नापना है कि 1.5 चुन होना चाहिए। 1.5 चुन अगर मैं यहाँ से नापती हूँ, ये वाले एरिया से, नॉट विजिबल ये 2 फिंगर, इसको हम 1.5 चुन कहते हैं। आप देखिए ये ऐसे, ठीक है? ऐसे नापेंगे 1.5 चुन। चुन क्या? ये एक्यूपंक्चर में बेसिकली एक्यूप्रेशर में तो नहीं करते, एक्यूपंक्चर में इसे रिकॉल करते हैं, मतलब आपको मेजरमेंट कैसे लेनी है पॉइंट की। तो ये आपको it's a kind एक्यूप्रेशर of में भी हेल्प measurement. करेगा क्योंकि मैं आपको उसी लेवल पे बढ़ा रही हूँ। ठीक है? सो दिस इज 1.5 चुन, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। ठीक है? नेक्स्ट इज अगर मुझे यहाँ से 3 चुन नापना है तो 3 चुन के लिए मैं 4 फिंगर मेजर करूंगी लाइक दिस। क्लियर? दिस इज 4 चुन। तो मैम सबकी फिंगर्स का साइज तो अलग अलग होता है। सॉरी, सबकी फिंगर्स का साइज तो अलग अलग है ना। मान लीजिए आपके 1.5 चुन अलग है, मेरे 1.5 चुन अलग है, किसी और के अलग है, नहीं तो नहीं उसको ऐसा नहीं कैसे है। जो हम हाथ की वृत्त होगी वो तो ऑलमोस्ट उतनी होगी, किसी का अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा भी तो भी उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। आप अपने हाथ के मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे ना तो वो आपको नियर बाय उसी एरिया पे दिखता है। ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि एक का हाथ इतना बड़ा होगा, एक का इतना होगा, इंचेस का ही फर्क होगा। ठीक है? जेंट्स के और उसमें बस इतना ही फर्क होगा। ठीक है? तो जो बेसिक मेजरमेंट है 3 चुन दिस, 1.5 चुन दिस एंड 1 चुन इज दिस। सिंपल ये, या फिर आप ये ले सकते हैं। तो ये मेजरमेंट करने का तरीका है कि हमें मेजर कैसे करना है। क्लियर है यहाँ पे? इसमें किसी को कोई डाउट? मैम मर्म पॉइंट भी तो नापते हैं इसे। क्या चीज? मैम मर्म पॉइंट जो होते हैं मर्म पॉइंट्स, यस, मर्म पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके एक्यूपंक्चर लेवल पे ही होते हैं। मैम उनका भी ऐसे नापते हैं, उसका अलग होता है नापने का, क्योंकि बॉडी के किसी किसी पार्ट पे होते हैं, मतलब जैसे आप बता रहे थे ना चुन के हिसाब से। किसने बताया था? समझी नहीं मैं। मैं ना पंचकर्मा थेरेपिस्ट हूँ, तो वहाँ पे जो डॉक्टर थी तो उन्होंने मुझे नेक के बताए थे कि इतना इतना नाप के यहाँ पे, यहाँ इधर, यहाँ इस जगह होते हैं। तो जो आप बता रहे हो चुन के हिसाब से, तो वो मर्म पॉइंट होते हैं या कोई और पॉइंट होते हैं? नहीं, मर्म पॉइंट भी बेसिकली वही होते हैं। ये जो आपका मर्म पॉइंट है, एक्यूप्रेशर तो बड़ा बेसिक है वैसे। ठीक है? ठीक है मैम। एक्यूपंक्चर और आपका जो मर्म होता है वो बेसिकली इसी चीज पे यूज करा जाता है। मर्म पॉइंट्स ओके भी आपके मेरिडियन लेवल पे ही करे जाते हैं।
और ओके जब आप एक्यूपंक्चर बेसिकली आप जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स पढ़ रहे हो ना, उसमें आपका एक्यूप्रेशर भी इंक्लूड हो रहा है, आपके मर्म पॉइंट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं और आपके वो भी इंक्लूड हो रहे हैं, तीनों चीजें इंक्लूड हो रही ओके हैं, ठीक है। ओके मैम मतलब थैंक मर्म यू में भी आप बेसिकली क्या करते हो, उसमें भी आप हाथ से स्टिमुलेशन देते हैं, मर्म चिकित्सा में ओके भी। ठीक है मैम हाँ, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हुई कि हम मतलब हम क्या सीखेंगे? एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर या डिटेल नहीं, सब कुछ? आप जो कर रहे हैं, आप एक्यूप्रेशर ही सीख रहे हैं, लेकिन आप ओ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के लेवल पे सीख रहे हैं। मैं आपको एक देखो, अगर एक एक्यूप्रेशर में सिंपल सिखा दूं कि इसमें हाथ में यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। यही एक्यूप्रेशर वाली चीजें होती हैं, यहाँ पे होते हैं, पैरों में होते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट जिसे हम कहते हैं। तो वो आपके पैरों पे एक्यूप्रेशर होगा, जो आप नॉर्मली चार्ट देखते हो मार्केट में मिल जाता है कि यहाँ आंख बनी हुई है, यहाँ ये बना हुआ है, ये बहुत कॉमन बेसिक है, कोई भी कर रहा है, जो विदाउट कोर्स है वो भी कर रहे हैं। तो आप में और उनमें क्या फर्क है जो कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग कोर्स कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरिडियन लेवल पे हम कैसे, अगर किसी को एक्यूप्रेशर देना है तो कैसे देना है। आप उस पे निडल नहीं लगा सकते, लेकिन आप मेरिडियंस के बारे में समझ रहे हो तो आप मेरिडियंस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट आप समझ सकते हो। बहुत डिटेल मैम में जाने इसमें के लिए तो काफी पढ़ना पड़ेगा इसमें। जी मैम, इसमें कलर थेरेपी भी इंक्लूड होगी? कलर कुछ वो आप एक लगाकर? बार ना मैम से पूछ लेना, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी। वैसे आप कोमल मैम से या निशा मैम से पूछना कि वो आपके इसमें कोर्स में है या नहीं है। जी, ठीक है मैम मैम। मुझे इसमें पता है कि डिप्लोमा कोर्स है ये। एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली जॉइन करा है, हम्म, तो मैंने डिप्लोमा लेवल का कोर्स है ये। और बता देंगे क्या-क्या है, एक दिया भी है ये आप, प्रोस्पेक्टस वगैरह। हाँ, आप उनसे एक बार ना निशा मैम से और डिटेल में पूछ लेना कि वो क्या क्या श्योर, चीजें इसमें उन्होंने बोली, ठीक। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अगर हमें पल्स पल्स डायग्नोस करने का तो आपने सुना होगा ना, पल्स कैसे डायग्नोस करी जाती है। आपने देखा ना लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ेंगे और चेक करके बता देते हैं यहाँ से, यस मैम है ना। नाड़ी क्या होता है वो, नाड़ी, नाड़ी को डायग्नोस करना, ठीक है। कौन सी वाली नर्व पकड़ी जाती है उसमें, कुछ आइडिया। नो मैम यहाँ हमारी कौन सी नर्व होती है। आई थिंक जो थंब से होते हुए नीचे आ रही है वो वाली। क्या नाम क्या है इस उसका। वहाँ पे नाम नहीं पता मुझे। तो रेडियल नर्व कहते हैं, जो हमारे थंब की तरफ है वो रेडियल है, जो इधर आ रही है वो अल्नर है, ठीक है। तो हम रेडियल नर्व पे डायग्नोस करते हैं। अब ये हम दोनों हाथों पे डायग्नोस करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा लिख लो। जब हम पोजीशन क्या होती है हमारी, ये वाली पोजीशन होती है, 3 फिंगर्स का यूज करते हैं इस तरीके से। रेडियल नर्व पे आप हाथ लगा के देखोगे तो टक टक की आवाज आएगी, आपको फील होगा। हालांकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए सीखने के लिए। तो जब आप यहाँ हाथ लगाओगे तो आपको एक बीट फील होगी, और तीनों की एक अलग अलग बीट होती है, ठीक है। तो अब मैं अगर हम इसकी बात करें आपके लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट हैंड पे आपकी जब आप ये नर्व डायग्नोस करते हैं तो उसमें सुपरफिशियल होती है। सुपरफिशियल मतलब ऊपर की तरफ जो फील होती है। एक होती है डीप, डीप क्या होती है, जो इंटरनल बहुत डीपली फील होती है, ठीक है। तो सुपरफिशियल में कौन कौन सी चीजें आती है हमारी, सुपरफिशियल में आती है हमारी फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन्स, सेकेंड में गॉल ब्लैडर, एंड थर्ड में यूरिनरी ब्लैडर। लेफ्ट हैंड में सुपरफिशियल फर्स्ट वाले में स्मॉल इंटेस्टाइन्स, सेकेंड में गॉल ब्लैडर, थर्ड में यूरिनरी ब्लैडर। जब हम इसको डीप में जाएंगे सेम लेफ्ट हैंड में, तो डीप में हम किसको चेक करेंगे, हार्ट को, लीवर को एंड किडनी को। क्लियर, हार्ट, लीवर एंड किडनी। मतलब लेफ्ट हैंड में आपने बताया इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर। हाँ, लेफ्ट हैंड में सुपरफिशियल जो होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स, पहली में फर्स्ट में। तीन हम ऐसे फिंगर रखते हैं ना, 3 फिंगर रखते हैं, तो जी जी फर्स्ट फिंगर इज फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, सो फॉर सुपरफिशियल। जी जी सेकेंड इज फॉर गॉल ब्लैडर जी जी एंड थर्ड इज फॉर यूरिनरी ब्लैडर, जी जी ठीक है। डीप में जी हम जाएंगे तो हार्ट, लीवर एंड किडनी। ठीक है मैम। ठीक है। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड में चेक करेंगे। तो राइट हैंड में चेक करेंगे तो सुपरफिशियल फर्स्ट क्या आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्टमक, एंड थर्ड में ट्रिपल वॉर्मर। ये क्या मैम? ट्रिपल वॉर्मर इज बेसिकली स्पाइन। नेक्स्ट इज लंग्स, डीप में जाएंगे तो लंग्स, स्प्लीन, लिख लिया आपने, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है ना?
पेरिकार्डियम एक डबल आपकी हार्ट, बेसिकली हार्ट को कहते हैं, हार्ट की जो लेयर होती है, मतलब सिंपल समझो कि पेरिकार्डियम इज रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा डायग्नोज करने का सिस्टम हो गया। इस तरीके से हम पल्स डायग्नोज करते हैं। नेक्स्ट इज 12 आपकी मैम ये वाला आप फिर से बताएंगे, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि डायग्नोज करते हैं तो मतलब किस तरीके से, कि जैसे 3 फिंगर्स हैं, किस तरीके से किया, हमें जब हम ये वहां से डायग्नोज लगा करते है। हैं तो हम अपनी रेडियल आर्टरी पे, जो हमारी रेडियल आर्टरी होती है, हम्म, उसके ऊपर हमने रखा फिंगर्स को, ये इस तरीके से हमारी पोजीशन रहती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ठीक है। सुपरफिशियली आपको जब आप टच करोगे ना, आप लोग करके देखो तो आपको एक टक 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 महसूस होगी, बट यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसका हमें एक रेशियो देखना होता है, कोई कितनी फास्ट चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, कितनी तेज है, फील हो रही है आपको टक टक की आवाज? ठीक है, जब आप इसको ये सुपरफिशियली जो समझ में आ रही है, जो मैंने आपको ऑर्गन्स के नाम बताए, वो उसको डायग्नोज कर रही है। अगर आपके वो किस हिसाब से चल रही है, उसका क्या टाइमिंग्स है, उसके कितने उस रेशियो में चल रही है। ठीक है, जब आप थोड़ा और डीप में जाएंगे तो आपको डीप वाली भी एक सुनाई देगी, वो आपके हार्ट, लीवर एंड किडनी को कर रही है। ये आपके अलग अलग ऑर्गन को कर रही है, मतलब आप एक आर्टरी पे आप अपने 6 ऑर्गन्स को चेक कर सकते हैं। देखा ना आपने, कई जो पुराने वैद्य हैं वो ऐसे यहाँ से चेक करते हैं, बेसिकली ये वाला प्रोसेस है चेक करने का। ये जब वो ऐसे चेक करते हैं तो वो आपको देख के बता देते हैं, अच्छा आपका तो बीपी बढ़ा हुआ, आपका ये बढ़ा हुआ है। हाउ? क्योंकि उनको वो इसको काउंट करते हैं, इस चीज को डायग्नोज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हम इसके पढ़ाएंगे जो आपकी जो 12 मेरिडियंस होती है। ठीक है, जो आपका बेसिकली हमें मेरिडियंस क्या होती है, मेरिडियंस पे कैसे ट्रीटमेंट होता है, तो ये आपकी 12 मेरिडियंस होती हैं आपके पास। मैं बता देती हूँ। आज कोई एब्सेंट है? पिछली क्लास में एक थे, मेरे को लग रहा है वो एब्सेंट है आज। हाँ एक सर है वो, शायद है नहीं, वैसे गवर्नमेंट वो थे, वो रिटायर्ड है ना। आई थिंक। हम्म, अच्छा देख लीजिए, आपकी जो मेरिडियंस होती है ना, एक लंग मेरिडियन होती है, लंग मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन्स मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स मेरिडियन, यूरिनरी ब्लैडर्स और मेरिडियन, मतलब जितने ऑर्गन हैं सबकी मेरिडियन होती है। किडनी मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन, ट्रिपल वॉर्मर मेरिडियन, गॉल ब्लैडर, लीवर, जीबी, सीबी एंड 8 एक्स्ट्रा मेरिडियन होती है। ठीक है, तो टोटल मेरिडियन का बेसिक होती मतलब है क्या हमारी। होता है मैम? मेरिडियन मतलब? दिखाती हूँ मेरिडियन क्या होती है। देखिए, जैसे मुझे आपका लीवर का ट्रीटमेंट देना है, अगर मैं नॉर्मल एक्यूप्रेशर की बात करूं तो लीवर का ट्रीटमेंट हम यहाँ दे देंगे, खत्म, ये पॉइंट दबाया, ये वाला पॉइंट दबाया, ये लीवर का आ गया। लेकिन अगर हमें डीपली ट्रीटमेंट देना है तो हम क्या करेंगे, तो हम लीवर की ये वाली मेरिडियन पे ट्रीटमेंट देंगे, जो हमारे पैर से शुरू हो रही है। ठीक है, ये इस तरीके से कनेक्ट हो रही है और ये यहाँ तक जा रही है, मतलब आपकी यहाँ से शुरू होगी थंब के लेटरल, और ये मैम ने समझाया होगा आपको, लेटरल और वो मीडियल साइड समझाई थी। लेटरल साइड क्या होती है एनाटॉमी में, लेटरल और मीडियल मैंने साइड। क्लास, मैं अभी जस्ट ट्यूसडे से ज्वाइन करा मैम। कल मैंने फर्स्ट क्लास ली थी हम्म, और आज सेकंड क्लास है। अच्छा, नहीं तो ये बाकी लोगों ने लेटरल और मीडियम के बारे में सुना था। हमारी बॉडी का नहीं लेटरल साइड कौन सा है? अनोटमी की मेरी भी कल पहली क्लास थी। हाँ नहीं सुना मैडम। हाँ बताइए, नहीं सुना? हाँ नहीं सुना मैडम। बॉडी का देखो, हम जब अपनी बॉडी को डायग्नोज करते हैं, मतलब मुझे बोलना है कि आप अपने लेटरल साइड पे करो, लेटरल साइड मतलब बाहरी। हम बॉडी को जब डिवाइड करेंगे, सपोज ये मेरी बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, तो ये जो बाहरी वाला हिस्सा है वो मीडियल साइड है। क्लियर? ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ अंदर की तरफ आ रहा है, ये मीडियल साइड हो गया। ये बाहर वाली साइड क्या हो गई? लेटरल साइड हो गई। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लेटरल एंड मीडियल साइड। तो ये जो आपका थंब है, पैर का थंब है, इसकी मीडियल साइड से लीवर की मेरिडियन शुरू होती है। ये आपकी यहाँ से शुरू होती है और आपके ऊपर तक जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसी में आपके एनर्जी पॉइंट होते हैं, इन्हीं एनर्जी के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको लीवर के बारे में ही बताऊं, एक लीवर के बारे में छोटी छोटी चीजें बताती हूँ। आपकी प्रैक्टिकल क्लास कौन लेगा वैसे? अभी कुछ नहीं पता मैम। चलिए मैम से पूछ लीजिएगा एक बार।
ठीक है मैम मैम, इनफैक्ट हमें तो अभी बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड नहीं हुई हैं। वो आपको ना निशा मैम वगैरह ही कराएंगे। मेरी उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि हम वहां से अरेंज कराएंगे, आपको किट भी अरेंज होगी। जी जी जी। हाँ, थोड़ा भी मैं फिलहाल सिंपल से उस तरीके से बता रही हूँ, काफी डीप में देखना पड़ेगा मुझे। जैसे मैं ये बताऊं आपको, लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स है। लार्ज इंटेस्टाइन्स हमारी कहां से शुरू हो रही है? इंडेक्स फिंगर की मीडियल साइड से शुरू हो रही है। मीडियल साइड की लेटर साइड से शुरू हो रही है, मतलब ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर की यहां से शुरू हो रही है, ये वाली साइड से, ठीक है। अब ये यहाँ शुरू होती है और हमारी खत्म कहाँ होती है? यहाँ पे खत्म होती है, इस वाली साइड पे। यहां से शुरू होगी और ऐसे ऐसे चलती आएगी और यहाँ खत्म होगी। अब जैसे इसके कुछ पॉइंट हैं, तो अगर मैं इसके जिंगवेल इसके पॉइंट की बात करूं, जैसे कि LI1, लार्ज इंटेस्टाइन्स 1, ये लार्ज इंटेस्टाइन पॉइंट 1 जो है वो आपका ये वाला पॉइंट है, LI पॉइंट। ये देख रहे हैं आप, नेल के जस्ट बराबर वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अब इसमें क्या क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पे दिया जाता है? मुझसे किसी ने पूछा था अस्थमा में हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना, अस्थमा में कौन सा पॉइंट है? तो ये एक्यूट इमरजेंसी में ये पॉइंट जो यूज होता है वो आपका एक्यूट इमरजेंसी में यूज होता है। अस्थमा वाले पेशेंट को दिया जाता है, फीवर में दिया जाता है, कोई पेशेंट बेहोश होने लगता है उसको दिया जाता है, कोमा में दे सकते हैं, नमनेस, किसी के हाथ में नमनेस रहती है, सुनपन रहता है, या फिर पैरासिंथेसिस ऑफ फिंगर, मतलब पैर हाथ में सुनपन आता है ना कई लोगों के, तो आप यहाँ दे सकते हैं। अब यहाँ आप कैसे फिंगर पे प्रेशर देंगे? तो वो हम जिम्मी से देते हैं, ये वाली जो जिम्मी है हम इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे और इससे हम प्रेशर देंगे। कई लोग इस पे सीड भी बांध देते हैं, सीड। मैडम कैमरे में नहीं आ रहा है वो मैम, थोड़ा या सा आपकी जब प्रैक्टिकल क्लास होगी ना वो वहां पे आपको समझाएंगे इन चीजों को। ये वाला, ठीक है मैम। ठीक है, ये वाला, ये बिल्कुल नेल के बिल्कुल साइड में है। आप लोग अपने पेन ऐसे टच करोगे ना आपको पता चलेगा पेन से भी, ठीक है। तो इसकी इंडिकेशन क्या है इस पॉइंट के? जैसे एक्यूट इमरजेंसी में और अस्थमा वाले पेशेंट को हम ये वाला पॉइंट दे सकते हैं। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो हम यहाँ से इसको पॉइंट को दबा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इसमें हैंड सीट्स तो स्पेसिफिक नहीं है ना मैम, किसी भी हैंड पे दे सकते हैं? बांधने का। सॉरी, सीट्स आप बता रहे हो ना, कुछ लोग सीट्स, मैंने देखा है सीट्स लगाते हुए, वो क्यों बांधते हैं, मतलब क्यों लगाते हैं, रीजन? वो सीड्स इसलिए लगाते हैं कि आपने उस सीड को बांध दिया, अब बार बार तो आप जिम्मी नहीं यार भूल गए, आपने इसको याद नहीं है आपको, तो अब आपने उसको जब लगा दिया तो आप उसको बीच में वो पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली प्रेस मतलब प्रेस होता रहेगा। आप बीच बीच में से हल्का हल्का सा प्रेस करते रहोगे तो आपका पॉइंट दब रहा है, ठीक है। तो वो स्टिमुलेशन हो रही है उस पॉइंट पे। समझ गए क्यों लगाते हैं? यस मैम, अच्छे से। क्लियर? तो मैम अच्छा, मैं हैंड आपको स्पेसिफिक नहीं है ना, किसी भी हैंड पे दे सकते हैं प्रेशर हम, मतलब इस वाले हाथ की या इस वाले हाथ की फिंगर पे, किसी पे भी हाँ दे सकते ऐसा हैं, कुछ है? नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मैम ये शीट कितनी देर तक लगा सकते हैं? आप सीड उसको मतलब ये है कि 12 घंटे आराम से लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। किसी को पेन हो रहा है बीच में तो आप हटा दो, बहुत ज्यादा टाइट मत बांधो कि भाई पता चले गड्ढा ही हो जाए। उतना बांधना है जितना पेशेंट बियर कर सकता है, हल्का सा बांधना है, बीच बीच में उसको हल्का हल्का प्रेस करना है, तो वो पॉइंट आपका प्रेशर यूज करता है उसमें, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक्यूप्रेशर का बेसिक चीजें बता रही हूँ। मेरिडियन समझ गए आप? इस तरह की 12 मेरिडियंस है, इसका आप या तो नेट पे निकाल लेना या इसके कुछ प्रिंट आउट आपको निकालने पड़ेंगे। देखते हैं कि अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दे दूंगी। कुछ बहुत खास पॉइंट्स जो है वो मैं आपको सब समझाऊंगी, ठीक है। अब एक्यूप्रेशर का बेसिक चीजें समझ लो। कैसे? आप कुछ नहीं समझ में आ रहा क्योंकि पॉइंट्स याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, तो आप कैसे एक्यूप्रेशर देंगे? ये हमारा हाथ है, ठीक है। अब मैंने इस हाथ को उल्टा कर दिया ऐसे। मैम सॉरी, थोड़ा सा आप इस कैमरे में जिसमें हैं आप बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो कैसे जब आप आऊंगी? मुझे पता ही नहीं चल नहीं रहा। नहीं नहीं मोबाइल को थोड़ा टर्न कर लीजिए, आप थोड़ा सा मोबाइल को टर्न कर लेंगे ना, तो जब हाथ दिखाते हैं तो आधा हाथ दिख रहा है। मेरा फोन ऐसे टिक नहीं पाएगा। नहीं नहीं, हम्म, कि हाथ जो है आपका ना जो सेंटर में नहीं आता है, तो एक मिनट। आप जो थोड़ा बहुत मैम बता रहे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हो आप हमें, ये बिल्कुल सेंटर में ही। अब इनके ही कुछ फोन में हाँ मुझे भी सही सही दिख रही दिख हूँ रहे मैं आप थे आप। लोगों को, बाकी लोगों को? पहले से सबको ठीक दिख रहे हो। तो आपकी प्रॉब्लम, आपके फोन में प्रॉब्लम है फिर? चलिए बताऊं मैं? हैं। ओके मैम। सबको आवाज आ रही है? मुझे पता नहीं चल रहा बाकी लोगों का। यस मैम, आप ऑडिबल भी हो आवाज आ और रही है मैम। विजिबल भी हो। ठीक है, ये मेरा हाथ है। अब इस हाथ को मैंने उल्टा कर दिया, खड़े होकर समझाती हूँ। ये हाथ मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। क्लियर? यस क्लियर। ये अगर मैं इसको इधर लगा दूं तो ये मेरी पूरी बॉडी रिप्रेजेंट हो जाएगी। अगर मैं इस अंगूठे को काट के इधर लगा दूं तो ये मेरी बॉडी पूरी रिप्रेजेंट हो गई ना। ये दो मेरे पैर, ये दो मेरे हाथ, हाथ हमारे बीच में ही है ना, और ये दो हमारे पैर। क्लियर?
समझ में आ रही है चीज? ये अगर मैं इसको यहाँ की जगह यहाँ लगा दूं तो ये मेरी पूरी बॉडी रिप्रेजेंट हो गई ना। ये देखिए, ये Yes, दो ma'am. मेरे पैर और ये दो मेरे हाथ, ये मेरे बीच का शरीर और ये मेरा पूरा गर्दन। हेड ठीक है, ठीक है। समझ गए? किसी को कोई डाउट? नहीं मैडम कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है? मैम जो बीच वाली फिंगर है वो हाथ या पैर है? ये हमारे दो हाथ को रिप्रेजेंट करती है। ये जो आउटर वाले लेटरल वाले हैं ये हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ठीक है, और ये हमारी अपर हेड से लेके थ्रॉट तक का एरिया वो करता है। पूरा नेक का। अब आप ये देखिए, ये नेल का जो एंड है यहां से लेके यहां तक, ये आपका माथा हो गया। यहां से लेके यहां तक आपका माथा हो गया। क्लियर? ये बीच में आप देखो एक एरिया आपको उठा हुआ लगेगा अपने, जब आप ये थंब को ऐसे पकड़ोगे तो बीच में एक एरिया उठा हुआ लगेगा आपको। पता चल रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज नोज। आप लोग अपने कैमरे ऑन कर लो, मुझे पता चले कि आप लोग दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो। बस कैमरा ऑन कर लीजिए। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस मैम। आप लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए प्लीज, मैं देख पाऊं कि आप लोग सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जया जी का तो कैमरा ऑन है बाकियों के, लेकिन आप लोगों को दिख नहीं रहा मुझे। किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है शायद। मेरा कैमरा तो ऑन है अब हो मैडम। गया, हाँ। मेरा कैमरा तो ऑन है। गिरीश जी आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए। क्लियर? ठीक है, ये जो बीच वाला एरिया मैंने पकड़ा, ये क्या है? दिस इज नोज। ठीक है, अब नोज के बराबर में हमारी क्या है? आईज। सो ये आप गड्ढा महसूस करेंगे, दिस इज आईज। क्लियर? ये आ गया हमारा माउथ वाला एरिया। उसके बाद यहां से शुरू हो गया आपका थायराइड ग्लैंड और नेक। क्लियर? मुंह के बाद, चिन के बाद आपका सीधा यही शुरू हो जाएगा ना। यस, ठीक है, ये थायराइड वाला ग्लैंड आ गया आपका पूरा। अब हमारी चेस्ट कैसे है? भरा हुआ चौड़ा एरिया है ना, तो दिस इज अवर चेस्ट एरिया। ये अच्छा, हमारा लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है या नहीं होता कंपैरेटिवली राइट से? वाई? छोटा होता है, वाई? छोटा होता है स्मॉल, टेंट रहता है थोड़ा सा। चेस्ट एरिया ये पूरा ये वाला जो होता है। नहीं, हमारा लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा क्यों होता है कंपैरेटिवली? वो हार्ट लीवर की वजह से। यस, हमारा लेफ्ट साइड में हार्ट है। ठीक है, आप लोग माइक, गिरीश जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, अगर जरूरत लगेगी तो ऑन करना, माइक ऑफ कर लीजिए। ये हमारे लंग स्टार्ट हुए इधर से, ठीक है, और ये यहां तक लंग्स है हमारे। बीच में ये जो एरिया आ रहा है, दिस इज हार्ट। क्लियर? अब आप लोगों ने, किसी ने बोला था कि कलर थेरेपी का कैसे करेंगे, तो अगर किसी को, अभी थोड़ा और बताते हैं फिर बताऊंगी। चलिए, फिर ये हमारे हार्ट के बाद फिर क्या स्टार्ट हो गया हमारा? डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ा था आप लोगों ने अभी, एनाटॉमी तो पढ़ रहे हैं। बताइए लंग्स के बाद क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन, यस सीधा प्लेन, सीधा नहीं स्टमक। लीवर आता है स्टमक और लार्ज लंग्स के बीच में कौन सी लाइन है? लीवर। डायफ्राम नहीं पढ़ा आप लोगों ने? डायफ्राम, ठीक है, ये डायफ्राम आ गया। एक लेयर है एक बीच में, जो इनके बीच में एक लेयर बनी हुई है। नेक्स्ट आपका यहां से शुरू हो गया ये आपका लीवर, ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये आपका लीवर है, ये उठा वाला एरिया। ठीक है, दिस इज लीवर पूरा, इनफैक्ट यहां तक कवर होगा लीवर। फिर ये आपका यहीं पे आ गया गॉल ब्लैडर। अब किसी को अगर बाई चांस लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, तो कौन सा कलर करेंगे? लीवर के लिए हम बेसिकली क्या, कौन सा कलर होता है हमारा? ग्रीन। तो हम ग्रीन कलर कर देंगे इस पे। किसी को अगर लीवर वीक है या लीवर की प्रॉब्लम है तो उस पर ग्रीन कलर कर देंगे। ठीक है, लंग्स के लिए भी हम ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ आ गया गॉल ब्लैडर, यहाँ आपका है स्टमक, ये वाला एरिया जो है ये स्टमक। ठीक है, ये स्टमक, यहां से शुरू हुई आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स।
ये यहां से शुरू हो गया अपेंडिक्स ये, और ये लार्ज इंटेस्टाइन्स। क्लियर? अब किसी को मोशन की प्रॉब्लम रहती है, मोशन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, उसको ये वाले एरिया पे ऐसे 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 प्रेशर देंगे। दिस इज रेक्टम, ये वाला रेक्टम वाला एरिया है ना, ये टांगों के बीच में ये वाला एरिया के रेक्टम। क्लियर है? ये रेक्टम। तो अब हम किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसे ऐसे करके प्रेशर देंगे बाहर की तरफ, ये। तो उससे क्या होगा, उनको कॉन्स्टिपेशन में काफी रिलीफ मिलता है इस लोगों को। अच्छा, किसी को इंस्टेंट यूरिन रोकना है, यूरिन के लिए प्रॉब्लम है, कहीं चले गए बाहर, आप यूरिन के लिए आप रोकना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो हम इसको रिवर्स में करेंगे, पीछे की तरफ, यहां से पीछे। ठीक है, ये वाला आपका जो लेडीज में आ गई आपकी ओवरीज, इधर इधर ही होगी ना रेक्टम के आसपास वाले एरिया में, तो ये ओवरीज, टेस्टिकल्स बॉयज में, ये वाला एरिया आपका इधर की तरफ रेक्टम हुआ है, इधर ये क्या हुआ, वेजाइनल ओपनिंग, एंड जेंट्स में पेनिस वाला एरिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो एरिया आ रहा है, ये जो अंदर अंदर आ रहा है, ये क्या है, जी सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, जो अंदर है, जो अंदर है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, बाहर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? ये वाला एरिया यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक यस किसी को कोई डाउट? ठीक है, मैम, कोई इसका कोई चार्ट वगैरह हो ना तो वो प्लीज एक बार प्रोवाइड कीजिएगा। मैं आपको Actually, अलग पॉइंट दूंगी, ये मैं आपको बहुत बेसिक बता रही हूँ कि आपको ठीक कुछ है। समझ में नहीं आ रहा ना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कहाँ पे कौन सा ऑर्गन हो सकता है। स्टमक के आसपास हमारा स्प्लीन भी आएगा ना, तो यहाँ हमारा स्प्लीन आएगा, सॉरी पैनक्रियास आएगा। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, यहाँ प्रेशर दोगे। ठीक है, लीवर की प्रॉब्लम है, यहाँ प्रेशर दोगे। किसी को स्टमक में, पेट में दर्द है, यहाँ पर प्रेशर दोगे बीच वाले एरिया में। ठीक है, इधर ही आपका स्प्लीन है, यहीं कहीं। क्लियर? अब ये हमारे 2 हाथ हैं और 2 पैर। ठीक है, तो ये हमारा पेल्विक एरिया, 1 मिनट रुकिए। सॉरी, ये हमारे 2 पैर हैं। ठीक है, अब ये हमारे वेस्ट से सीधा क्या सबसे पहले एरिया कौन सा आया, पेल्विक एरिया। ठीक है, दिस इज पेल्विक एरिया। बीच में क्या आएंगे, नीज, ये नीज वाला एरिया आ गया, एंड दिस इज एंकल, पैर का, फुट वाला एरिया। क्लियर? इसी तरीके से हाथ का बताओ, ये क्या होगा, लास्ट वाला फ्लेंज। शोल्डर हो जाएगा इधर, यस, दिस इज शोल्डर शोल्डर, एल्बो एंड एल्बो, रिस्ट एरिया। रिस्ट एंड ये पाम, हाथ। ये हाथ आ जाएगा, पाम हो जाएगा। क्लियर? राइट, अब किसी के लेफ्ट शोल्डर में पेन है तो आप कहाँ पे प्रेशर दोगे, बॉडी हमारी इस तरह से रिप्रेजेंट है, लेफ्ट शोल्डर, कौन सी फिंगर को पकड़ोगे, इंडेक्स, मुंह से बताओ, इंडेक्स फिंगर या लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर कैसे पकड़ोगे, लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में ही लेफ्ट रहेगा। में ये हुआ ना हमारे, ये राइट हुआ, अच्छा, मैंने हाथ को ऐसे रिप्रेजेंट करा हुआ है। हम तो अपने हाथ के हिसाब से देख रहे हैं कि ये लेफ्ट की ओर शोल्डर लेफ्ट है, राइट आप है। अपने हाथ को रखोगे, बॉडी को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे नहीं करोगे, ऐसे। क्लियर है? ये मेरी बॉडी ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है, मैंने सर बोला था ना, मैंने यहाँ रखा। जी हाँ, ठीक है, यहाँ आपका ब्रेन, राइट, माइक ऑफ प्लीज। ओके, ये आपका ब्रेन, आईज, नोज, थ्रोट, ग्रिजी आपका बंद हो गया, हाँ, लंग्स, फिर ये डायफ्राम, लीवर, स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन्स। ठीक है, रेक्टम, ओवरीज, देन ये मेरे 2 पैर नीचे, तो दिस इज लेफ्ट राइट लेग, दिस इज लेफ्ट लेग, दिस इज राइट हैंड, दिस इज लेफ्ट हैंड। क्लियर? मैंने हाथ ऐसे नहीं रखा, हाथ ऐसे रखा है, हमारी बॉडी ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है। तो आपके सामने जो पेशेंट होगा, वो आपके पास जो उसका हाथ होगा वो ऐसी पोजीशन में होगा, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी से रिप्रेजेंट हुई। क्लियर हो गया? लेफ्ट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड हमारा इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड हमारा लिटिल फिंगर, हम साइड लेफ्ट लेग, राइट लेग। क्लियर? अब बैक में आ जाओ, किडनी कहाँ होती है हमारी, चलिए पहले बताइए, यहां से बताइए। अब ये क्या होगा पीछे, बैक एरिया हेड का। ये बैक एरिया हो गया। तो ये वाला एरिया जो क्या होगा, ये वाला एरिया क्या है हमारा,
नेक ये नेक नेक हुआ, ठीक है, ये नेक। अब किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप कहाँ प्रेशर दोगे? इतने एरिया में जा रहे हो प्रेशर बेटा? देंगे। खाना बना दिया? ठीक है बेटा, ये आप यहाँ प्रेशर ठीक है देंगे। बेटा। आप प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, दिस इज नेक एरिया, तो हम यहाँ प्रेशर देंगे। किसी को सर में दर्द है तो हम कहाँ प्रेशर देंगे? ये वाले एरिया में पूरे। आप ये करके देखना, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी सर में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप ये वाले एरिया पे पेन, ब्लैक पेन लगा दीजिए या ब्लू पेन लगा दीजिए और साथ में आप ये प्रेशर पॉइंट दबाएं। बैक साइड कितनी पे बार या press करना है? फ्रंट साइड, which साइड? बैक साइड, हाँ, ये वाली साइड, बैक साइड। बैक साइड, और ये वाली और साइड। कितने टाइम के लिए करना है? आप करोगे 5-10 मिनट में आराम आ जाएगा पेशेंट को, जब आप करोगे। कैसे मतलब 10 टाइम्स, 12 टाइम्स या 5 टाइम्स? मतलब जैसे हम प्रेस करते हैं 3 बार करा प्रेस, फिर छोड़ा, फिर प्रेस करा छोड़ा, इस तरीके से करना है, कंटिन्यू प्रेस करना नहीं, कंटिन्यू प्रेस करो उन्हें, उनको रिलीफ लगना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा उनको पेन हो रहा है तो फिर छोड़ के फिर बीच में थोड़ी देर बात कर लो। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये वाले एरिया पे, यहाँ पे ये वाला एरिया और ये नेक, ये पूरा नेल के आसपास वाला एरिया, ये सर दर्द के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। इस पे आप प्रेशर पॉइंट्स भी दे सकते हो और इसको ऐसे 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 कवर भी कर सकते हो पूरा, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, लाइक दिस। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब मेरे पास जिमी है, किसी की नेक में पेन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? हम इस तरीके से उसको प्रेशर देंगे यहाँ पे, ये वाले एरिया पे। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ज्यादा काम करता है। ये वाला हमारा सर्वाइकल वाला एरिया पूरा। ये आप करके देखना, किसी को कमर में प्रॉब्लम होगी, अब आप उससे पता लगा सकते हो। ये आपका सर्वाइकल वाला एरिया हो, जिसको सर्वाइकल की पेन होगी, गर्दन में पेन रहता होगा, उसको इस एरिया में दर्द आएगा अलग सा। जब आप दबाओगे ना तो उसे बहुत पेन होगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम ये साइड वाला एरिया लेंगे। ये साइड वाला एरिया जो है, ये साइड वाला एरिया आपका पूरी स्पाइन है। हमारी स्पाइन पूरी जा रही है ना, बॉडी में पूरी कवर कर रही है ना। तो ये हमारी सर्वाइकल यहाँ तक कवर हुआ, फिर थॉरेसिक आ गया एंड देन लंबर। अब हमारे पैरों के पीछे फिर स्पाइन जा रही है। ये हमारे पैरों के उसके पीछे एक स्पाइन जा रही है, तो हमारी बाकी स्पाइन जो शुरू हुई वो ये। ठीक है, तो ये लंबर वाला एरिया आपका यहाँ से शुरू हो गया। ये लंबर यहाँ पे हमारा यहाँ से शुरू हुआ था। अच्छा, आप देखोगे लंबर वाली साइड पे कर्व होता है, एक थोड़ी मुड़ी होती है ना स्पाइन, कर्व होता है, तो वो ही कर्व है। ये कर्व आया, उसके बाद आप यहाँ आ गए, ये पूरी स्पाइन है आपकी। अब जिसकी कमर में दर्द होता है, लोअर बैक में पेन होता है, आप उसको यहाँ प्रेशर पॉइंट दो, यहाँ दो, यहाँ वाले एरिया पे दो, उनको आराम मिलेगा। ठीक है, आपके पास जिम्मी है, जिम्मी से दो, जिम्मी इज बेटर, वरना आप पेंसिल पेन से भी दे सकते हैं। इनिशियल आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो पेंसिल से करनी है। पेंसिल को लो, पेन को लो, इस तरीके से चलाना शुरू करो। ठीक है, तो वो आपके क्या करेगा, इसकी मूवमेंट बढ़ाएगा। और जिसको पेन है उसको करके, आपके कोई भी नोन में है किसी को पेन है, आप ये करके देखना, उनको रिलीफ मिलेगा इस चीज में काफी ज्यादा। ये सर्वाइकल के लिए था ना? सर्वाइकल के लिए ऊपर की तरफ। ठीक है, मैम लंग्स का कोई पॉइंट बता दीजिए, किस क्या प्रेस करें लंग्स के लिए? आपने बताया ना यहाँ पर। लंग्स के पॉइंट में नहीं बताने, देखो डायरेक्ट किसी को लंग्स की जी, जी। प्रॉब्लम है, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये लंग्स के पॉइंट है, ये है, ये प्रेस करो। ये प्रेस करो आप, ये ऐसे दबाओ जरा, ऐसे करके, है ना, पता चल रहा है? तो जिसको प्रॉब्लम होगी उनको बहुत ज्यादा पता चलेगा। कई लोगों के साथ मैंने ये भी देखा है कि उनका यहाँ से कलर भी चेंज हो जाता है, अगर उनको लंग्स में प्रॉब्लम है तो यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। ये आपका पर्टिकुलर बॉडी में जिस ऑर्गन पे है, तो आप उससे भी डायग्नोज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम आती है, तो वो कलर बॉडी का चेंज होता है। ओके मैम। ठीक है, क्लियर हो गया? हाथ का क्लियर हो गया, ये पैर, ये पीछे स्पाइन आ गई। उसके बाद हमारी किडनीज कहाँ है? ये एक गड्ढा महसूस होगा आपको यहाँ पे, ये इधर की तरफ देखो, पीछे स्पाइन के जस्ट बीचों बीच दो एक गड्ढे महसूस होंगे, इधर की साइड, यहाँ वाली साइड पे। ठीक है, सो दिस इज किडनी, ये किडनी पॉइंट्स है। अब मैंने हाथ को ऐसे रखा था, तो दिस इज राइट किडनी, दिस इज लेफ्ट किडनी। क्लियर? समझ में आ रही है दोनों? ये हमारा जो ये जो एक्यूप्रेशर है ना, ये कॉरेस्पॉन्डेंस लेवल पे है, इसे हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। और जो मैं आपको मेरिडियन बता रही थी वो मेरिडियन लेवल पे है। प्रोस्टेट का कहाँ पर देखिए, लोकेटेड है? सिंपल समझो ना इस चीज को, ये स्टमक आया हमारा, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन साइन, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये बाहर वाला एरिया। तो प्रोस्टेट और टेस्टिकल से प्रॉब्लम रिलेटेड यहाँ, ओके, ठीक है ना, ये वाले एरिया।
तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, कोई सीट बांध के उसको और उसको प्रेस कर सकते हैं बीच-बीच में। ये काम कर सकते हैं, ये करना है। क्लियर है? आज थोड़ा डिफरेंट हुआ है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा और इसको प्रैक्टिस करो, समझो चीज़ों को। फिर थोड़ा-थोड़ा मैं आपको मेरिडियंस के बारे में देखो नॉलेज दे सकती हूँ थोड़ी बहुत कि भई कौन-सी मेरिडियन कहाँ आती है, ये आपको समझना है। बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ाएँगे क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, उसके लिए प्रॉपर कोर्स होता है। लेकिन जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको मेरिडियन लेवल पे भी बता दूँगी, कि आपकी ये चीज़ें हैं, आप इस चीज़ पे ऐसे काम कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? हेलो मैम, जो नोट्स बता रहे थे वो भेजने के लिए। वो मैं आपको ना एक जो ऑर्गन क्लॉक वाला है और एनर्जी वाला है वो मैं आपको बना के भेज दूँगी। मैं रिटर्न में ही दूँगी, मैं प्रिंट आउट वगैरह तो नहीं मिलेगा, मैं रिटर्न में करके दे दूँगी, वो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है? ऑर्गन क्लॉक इसलिए हेल्प करती है कि आपको हर ऑर्गन के टाइम्स पता होने चाहिए। टाइमिंग का जैसे थी नाइट में तो ठीक है, आपकी नींद खुल गई, आपको ये है। डे टाइम में जैसे आपने इवनिंग में बताया, मॉर्निंग बताया, तो क्या उसमें कुछ बॉडी में कुछ चेंजिंग या कुछ अच्छा आप मुझे डिस्टर्बेंस? बताइए, आप आपकी अगर नॉलेज में कुछ लोग होंगे, आप प्लीज़ आपका ना माइक, मेरी आवाज़ गूंज रही है आपके माइक से। आपके अगर नॉलेज में कुछ लोग होंगे तो आप नोटिस करके देखना, किसी को अगर अस्थमा अटैक पड़ेगा तो कौन से टाइमिंग्स पे पड़ता है ज़्यादातर। ठीक है? मॉर्निंग टाइम पे, मोस्टली मॉर्निंग। ठीक है? तो लंच का टाइम वही है। अगर किसी को हार्ट अटैक आएगा तो वो कौन से टाइम पे आता है? जनरली रात को आएगा 12-1 के बीच में, है ना? तो वो क्या होता है उस टाइम पे जो ऑर्गन है ना वो प्रोमिनेंट हो रखे होते हैं, एक्टिव होते हैं। उस टाइम पे ही उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा एक्टिवेट होती है। किसी को पैरालिसिस का या हैमरेज होना होगा तो उनको वो रात के बीच में ही आएगा 1 बजे के आस-पास, 12 से 1 के बीच में ऐसा कुछ रहेगा। ज़्यादातर चांसेस होंगे। ठीक है? वैसे तो देखो कभी भी कुछ हो, लेकिन नॉर्मली अगर कंटिन्यू इस ऑर्गन को ये पहचानने की ये है कि अगर आपको कंटिन्यू पर्टिकुलर एक टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कहीं न कहीं से कोरिलेट कर सकते हो कि हाँ, ये ऑर्गन इस टाइम पे दिक्कत हो सकती है कि इस टाइम पे ये ऑर्गन में प्रॉब्लम ना हो रही हो। ये रीज़न है। ठीक है? ऑर्गन क्लॉक सिर्फ मैम इसलिए हमें नहीं है। कोई इसके लिए कोई फाइल वगैरह रेडी करनी है, कुछ थ्योरी करना है या फिर ऐसे ही बस नोट्स बना के चलते जाना है? देखिए, मैं अपने हिसाब से जो बता रही हूँ, वो तो सारे नोट्स मैं आपको अभी क्लियर कर रही हूँ। बाद में जी। आपको लास्ट में एक प्रोजेक्ट वगैरह देंगे करने के लिए, फाइल वगैरह लास्ट बनाने के लिए। तो मैम अभी से ही बता दीजिए ताकि हम अभी करते तो हुए आप चलें। स्टार्टिंग ही कर रहे हो, कैसे बता दें? क्या-क्या बनाओगे ऐसे? चलो ठीक है। है ना? वो धीरे-धीरे पहले समझ तो लो चीज़ों को। मैम आपका क्लिनिक कहाँ पर है वैसे? आप दिल्ली से हो? मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, दिल्ली में भी क्लिनिक था मेरा भी, वहाँ पे त्रिलोकपुरी में भी सेंटर है हमारा और फिलहाल मैं मेरठ में अभी हूँ, सेंटर मेरा मेरठ में चल रहा है। लेकिन मैं दिल्ली आती रहती हूँ फॉर प्रैक्टिस वगैरह एंड ऑल, पेशेंट के लिए आती रहती हूँ मैं बीच-बीच में। त्रिलोकपुरी मैम। नहीं, त्रिलोकपुरी पांडव नगर आती हूँ मैं, त्रिलोकपुरी में सेंटर है हमारा। ओके मैम, ओके। बाकी ये है कि मैं वहाँ पे आती रहती हूँ दिल्ली में। अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन क्वेरी रहेगा तो हम सेंटर पे आके एक बार जब भी मैं आऊँगी तो मैं मिल लूँगी। श्योर मैम, मैं यही चाह रही थी, एक बार हम मिल लेते हैं। हाँ, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ। आप दिल्ली में हैं? जी। अच्छा, आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैम आपको गीता कॉलोनी सुना होगा? अच्छा, गीता कॉलोनी, हाँ, हाँ, पांडव नगर के पास ही है। जी। हाँ, लक्ष्मी नगर से थोड़ा-सा आगे जाकर। कोई इश्यू नहीं है, आपकी अगर देखिए प्रैक्टिकल क्लास होगी, तो अगर मेरे को लगेगा तो बीच में एक बार मैं आ जाऊँगी प्रैक्टिकल क्लास के लिए भी। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन के बारे में बताऊँगी, थोड़ा पढ़ के आना ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ठीक है? बाकी डिजीज़ के ऊपर पढ़ो थोड़ा आप लोग। नेक्स्ट क्लास क्या में बोला 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे हम, जो हमें कौन आशी टॉपिक पॉइंट्स बोला? पढ़ने हैं, लास्ट क्लास में बोला था मैंने, अब टाइम अप हो गया है। आशी पॉइंट्स होगा, लोकल पॉइंट्स होगा, डिस्टल पॉइंट होगा, कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी और मेरिडियन के बारे में बताऊँगी। ठीक है? थोड़ा-सा मेरिडियन को ओवरव्यू करेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं। बाकी ये जो आपको मैंने बताया पॉइंट इसको बोला था प्रैक्टिस आपने, करो, इसे क्या पढ़ना बनाओ, है? पेन को चलाने की कोशिश करो ऐसे-ऐसे करके। ठीक है? नियर बाय ये वाले एरिया पे। अच्छा, एक बहुत अच्छी सी चीज़ और बता रही हूँ, कोई आप इमरजेंसी में हो, भई सर में दर्द होता है और आप लोग चाहते हैं कि हमें दवाई ना खानी पड़े या हम बिना दवाई के ठीक करें। नॉर्मली हम CBS ले रहे हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया, ये वाला पॉइंट आप करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। दूसरी चीज़ है, जब भी सर में दर्द हो रहा है, आइस पैक लगाओ सीधा, डायरेक्ट। ये वाले एरिया में, ऑक्सीपिटल वाले। वेयर इज़ ऑक्सीपिटल एरिया? कहाँ होता है ऑक्सीपिटल? ये वाला एरिया, नेक के जस्ट ऊपर वाला, ये वाला जो एरिया होता है ना, इसे ऑक्सीपिटल एरिया कहते हैं। तो इस वाले एरिया पे हमेशा आइस पैक लगाओ। अगर यहाँ पे दर्द है तो यहाँ पे भी लगाओ, जहाँ दर्द है बेसिकली वहाँ लगाओ। ठीक है? दूसरी चीज़, कोई भी डाइक्लोफेनेक ऑइंटमेंट आता है, पेन किलर ऑइंटमेंट तो सबके पास होते ही हैं घर में, तो आप उसको थोड़ा-थोड़ा सा लेके ऐसे-ऐसे करके लगा दो। आप लोग चाहो, मेरा ना यूट्यूब चैनल है, उस पे सब्सक्राइब कर लो, उसपे बहुत सारी इस तरह की टिप्स हैं, जो आपको मिलेंगी देखने के लिए। डॉक्टर रजनी NNC के नाम से है। ठीक है? तो उसमें है जैसे नी के लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, घुटने का दर्द है तो क्या करना चाहिए, या क्या-क्या चीज़ें हमें मेन और क्या करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। तो आप ऑइंटमेंट लिया, उसको यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, थोड़ा यहाँ सेंटर में लगाया, बीच पीछे वाले एरिया में लगाया, कान के पास लगाया। आप देखोगे विदिन 10 मिनट्स के अंदर-अंदर सर दर्द खत्म।
विदाउट एनी पेन किलर। मैम से चिड़चिड़ापन आता है, फीमेल में ज्यादा होता है, बच्चे छोटे परेशान करते हैं घर के काम में, फिर अपना भी देखना होता है, तो मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आता है, उसको कम करने के लिए थोड़ा मूड मतलब रिलैक्स रहे, कोई पॉइंट है सर? उसके लिए सबसे पहले सुबह आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें, 10 मिनट्स 5 मिनट्स। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ये मूड डिसऑर्डर स्विंग्स हैं, मेनोपॉज वाले टाइम पे भी हो सकता है। कई लेडीज के साथ अगर मेनोपॉज वाला टाइम चल रहा है, खासकर 40 के बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, तो उन वाले लोगों के साथ यही है कि देखो मेडिटेशन ज्यादा करें, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। बाकी कलरफुल वेजिटेबल्स आप जरूर खाएं, उससे आपके बहुत जल्दी मूड चेंज होता है, बहुत ज्यादा जल्दी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप करो, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ये करके देखो। मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ के आना है, एक बार दोबारा रिपीट करें, आपने बोला था मॉस्टिबेशन पढ़ के आओ। पेशेंट। मॉस्टिबेशन, MOXIBUSTION, ठीक है। थोड़ा सा मेरिडियन को देखो जरा, मेरिडियन का मैंने बता दिया ना, बॉडी में ट्रैवल करती हैं ये, तो हम उसको भी देखेंगे कि कैसे कैसे हमें इस पे ट्रीटमेंट देना है। क्योंकि कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स लेके चलेंगे हम, क्या क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी, पर्टिकुलर हेगू पॉइंट्स क्या होता है, बाकी क्या पॉइंट है, हम किसमें क्या दे सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बताएंगे। क्लियर? ओके चलें फिर अब थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में थैंक यू मिलते मैम, हैं, होपफुली आपको थैंक यू। समझ में आया हो। मैम बहुत अच्छे से आया। चलिए, गुड गुड। कोई क्वेश्चन को जी ऐसे तो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं देख लूंगी। जी मैडम अच्छी क्लास रही। ठीक है, थैंक यू। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिएगा। श्योर मैम, बाय बाय, थैंक यू टेक मैम। केयर, बाय बाय। बाय मैम।